नमस्कार दोस्तों, इकरा आईएएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं राहुल अग्रवाल। तो दोस्तों आज बारी है वीकली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन की। जैसा कि आप सभी यहां पे देख सकते हैं 10th मई टू 16th ऑफ मई, ठीक है। 10 तारीख से लेके 16 तारीख का ये जो एक हफ्ता है, इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आप जैसा कि यहाँ पे सोर्स देख सकते हैं कि ये जो करंट अफेयर्स हैं ये हमने द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, देन उसके बाद पीआईबी की जो वेबसाइट है और फिर कुछ अदर वर्ल्ड वाइड जो करंट अफेयर्स मिसलीनियस चीज़ें चल रही होती हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्लोबल मीथेन असेसमेंट से। ये न्यूज़ में क्यों था? देखो, कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं, खास करके मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे मन में आनी चाहिए कि भाई वाई आर वी रीडिंग दिस, क्यों पढ़ रहे हैं हम? कुछ तो रीजन होगा ना, ऐसे ही तो हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो ग्लोबल मीथेन असेसमेंट के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों बिकॉज सीसीएसी, ओके, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सीसीएसी और यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, दोनों ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका टाइटल है ग्लोबल मीथेन असेसमेंट, बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ मिटिगेटिंग मीथेन एमिशन। यानी कि मीथेन एमिशन अगर कम होगा, मिटिगेट अगर हम उसे करेंगे तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द रीजन कि ये चर्चा हम यहां पे कर रहे हैं, क्योंकि हमें सभी को पता है कि मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हालांकि मीथेन एक ऐसी गैस है जो कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में पाई जाती है। एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला भी आप सभी ने स्कूल में भी पढ़ा होगा, CH4 होता है, ठीक है। यानी कि एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम। तो ये एक फ्लेमेबल बेसिकली गैस है और इसका यूज किया जाता है एज अ फ्यूल, ठीक है। तो द रिपोर्ट हैज सजेस्टेड दैट द वर्ल्ड नीड्स टू ड्रामेटिकली कट मीथेन एमिशन। अगर हमें क्लाइमेट चेंज को अवॉइड करना है, अगर हमें हमारे क्लाइमेट को बचाना है, तो हमें मीथेन एमिशन कम करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में ये सजेस्ट किया गया है। कुछ की फाइंडिंग्स अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एक चीज ये पता चली है कि मीथेन एमिशंस इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। करेंटली ह्यूमन कॉज्ड मीथेन एमिशंस आर इंक्रीजिंग फास्टर एट एनी अदर टाइम। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स हैव ड्रॉप्ड ड्यूरिंग द नोवल कोविड-19 पेंडेमिक, लेकिन मीथेन रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा है लास्ट ईयर। और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है भाई, एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बिकॉज मीथेन एक एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है जो कि प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स में 30% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप अंदाजा यहां पे लगा सकते हो कि कितना ज्यादा नुकसानदायक है, ठीक है। अगर हम यहां पे मीथेन एमिशंस के सोर्स की बात करें, मोर देन हाफ ऑफ ग्लोबल मीथेन एमिशंस स्टेम फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज इन 3 सेक्टर्स। कौन कौन से हैं वो? 35% फॉसिल फ्यूल्स, 20% वेस्ट, 40% एग्रीकल्चर, ठीक है। नाउ फॉसिल फ्यूल सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें 35%, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो 35% को भी अगर हम ब्रेक डाउन करें तो 23% आएगा ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देन बाकी जो 12% है, इट इज ड्यू टू कोल माइनिंग। नाउ इफ आई टॉक अबाउट वेस्ट, लैंडफिल्स एंड वेस्ट वाटर, ओके, तो ये 20% हो गया। एंड देन अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो 32% जो है वो लाइफ स्टॉक एमिशन से, और बाकी 8% जो है राइस कल्टीवेशन, ठीक है। तो ये एक ब्रेक डाउन है जिससे आपको पता रहे कि सोर्स क्या है। नाउ मीथेन मिटिगेशन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द मिटिगेशन पोटेंशियल इन डिफरेंट सेक्टर वेरीज बिटवीन कंट्रीज एंड रीजन्स। एब्सोल्युटली सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। अलग अलग देश के अलग अलग मेजर्स होंगे। यूरोप हैड द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल टू कर्ब मीथेन एमिशंस फ्रॉम फार्मिंग, फॉसिल फ्यूल ऑपरेशंस एंड वेस्ट मैनेजमेंट। इंडिया हैड द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल टू रिड्यूस मीथेन एमिशंस इन द वेस्ट सेक्टर, ठीक है। तो अगर बात की जाए वेस्ट सेक्टर की तो इंडिया का पोटेंशियल ज्यादा है। अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑल की, यूरोप का पोटेंशियल ज्यादा है। अगर हम बात करें कोल प्रोडक्शन और लाइव स्टॉक की, ठीक है, तो उसमें चाइना का मिटिगेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। और उसी तरीके से लाइव स्टॉक, ऑयल एंड गैस में अफ्रीका का मिटिगेशन पोटेंशियल भी ज्यादा है। अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, अक्रॉस द रीजन, कंट्रीज, ये चीज जाहिर सी बात है अलग अलग होगी। नाउ मेजर्स टू बी टेकन, ह्यूमन कॉज्ड मीथेन एमिशंस मस्ट बी कट बाय 45%, ठीक है। जितने भी ऑन्थ्रोपोजेनिक यानी कि जो मैन मेड जिसे हम कहते हैं, तो जितने भी ऐसे मीथेन एमिशंस हैं जो कि नेचुरल नहीं है, जो कि हम इंसानों की एक्टिविटी से कहीं ना कहीं एमिट हो रहे हैं, हमें उसे 45% तक कट करना पड़ेगा। तब जाके हम ग्लोबल वार्मिंग को कहीं ना कहीं 0.3 डिग्री सेल्सियस से
एटलीस्ट डाउन कर पाएंगे। जो टेम्परेचर बढ़ रहा है हम 0.3 डिग्री सेल्सियस उसे नीचे रख पाएंगे बाय 2045। ठीक है, ये कोई आज या कल में नहीं होगा, ये इस रिपोर्ट को भी पता है। नाउ इट वुड आल्सो प्रिवेंट 26 लाख प्री मैच्योर डेथ्स, 77 लाख अस्थमा रिलेटेड हॉस्पिटल विजिट एनुअली, एज वेल एज 25 मिलियन टन ऑफ क्रॉप लॉसेस। नाउ फर्दर 3 ह्यूमन बिहेवियरल चेंजेस कुड रिड्यूस मीथेन एमिशंस बाय 65 to 80 मिलियन टन्स पर ईयर ओवर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स। और वो कौन कौन से बिहेवियरल चेंजेस हैं? रिड्यूसिंग फूड वेस्ट, इंप्रूविंग लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, अडॉप्टिंग हेल्दी डाइट्स। अगर ये 3 बिहेवियरल चेंजेस ले आए जाएं, ठीक है, तो उससे भी हर साल 65 से 80 मिलियन टन मीथेन एमिशन रिड्यूस किया जा सकता है आने वाले डिकेड्स में। ठीक है, तो ये सारे मेजर्स हैं जिसकी बात इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में की गई। अब यहां पे अगर मैं आपको CCAC के बारे में बताऊं तो ये एक वॉलंटरी पार्टनरशिप है ऑफ गवर्नमेंट्स, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसेस, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। Okay, the coalition aims to protect the climate and improve air quality through actions to reduce short-lived climate pollutants, और इंडिया इसका हिस्सा है। ठीक है, short-lived climate pollutants क्या होते हैं? जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत शॉर्टर पीरियड के लिए, बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं, लेकिन उनका जो पोटेंशियल होता है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में, वो कोई कम नहीं होता। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, नाउ अगर मैं आपको, अभी तक तो हमने एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज पढ़ा है, अब मैं आपको नेचुरल सोर्स बता देता हूं। मीथेन के जो नेचुरल सोर्सेज हैं, इट इंक्लूड्स एमिशंस फ्रॉम वेटलैंड्स, ओशंस, देन उसके बाद डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ टर्माइट्स, एंड अगर हम बात करें ह्यूमन एक्टिविटीज की तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया, राइस प्रोडक्शन, रेजिंग कैटल, लैंड फील्ड्स, एनर्जी जनरेशन एटसेट्रा। ठीक है, देन उसके बाद दोस्तों द हिंदू का ये आर्टिकल था, बेसिकली हिंदू में था ये, ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑन इंडियन एंड चाइनीज पैंगोलिन। ओके, सो रिसर्चर्स एट द ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता हैव डेवलप्ड टूल्स टू डिफरेंशिएट द स्केल्स ऑफ इंडियन पैंगोलिन, ये इसका साइंटिफिक नेम है, एंड चाइनीज पैंगोलिन। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंडियन पैंगोलिन और ये चाइनीज पैंगोलिन। इज दैट क्लियर? तो यहां पे थोड़ा सा इसके फीचर्स की चर्चा हम कर लेंगे। द रिसर्चर्स कैरेक्टराइज द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, दे ऑल्सो इन्वेस्टिगेटेड जेनेटिक वेरिएशन। द रिसर्चर्स इन्वेस्टिगेटिंग दिस बाय सीक्वेंसिंग 624 स्केल्स ऑफ पैंगोलिन, और उसके बाद फिर इसको कंपेयर किया गया। देन उसके बाद साइज, वेट और जो भी बाकी रिज काउंट है उसको देखते हुए दोनों के बीच में डिफरेंस लाया गया। और दोस्तों ये डिफरेंस बिटवीन आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, एग्जाम में ये चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है। हो सकता है चाइनीज पैंगोलिन और इंडियन पैंगोलिन के डिफरेंस बिटवीन से रिलेटेड एक MCQ आ जाए प्रीलिम्स में। ओके, सो चाइनीज पैंगोलिन हैज स्मॉलर स्केल्स कंपेयर टू इंडियन पैंगोलिन। याद रखो, अ टर्मिनल स्केल इज प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ द टेल इन द इंडियन पैंगोलिन, बट द टर्मिनल स्केल इज एब्सेंट इन द चाइनीज पैंगोलिन। ठीक है, तो ये आप फिगर में भी यहाँ पे देख सकते हैं। द ड्राई वेट ऑफ द स्केल्स फ्रॉम वन चाइनीज पैंगोलिन इज अबाउट 500 to 700 ग्राम्स, लेकिन इन केस ऑफ इंडियन पैंगोलिन इट इज 1.5 to 1.8 kg। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या होगा? द वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स ड्यूरिंग द कॉन्फिस्केशन ऑफ पैंगोलिन स्केल्स कैन जस्ट वे एंड एस्टिमेट हाउ मेनी पैंगोलिन्स माइट हैव किल्ड। भाई स्केल से कहीं ना कहीं ये पता चल पाएगा। Then उसके बाद these findings will also help the law enforcement agencies to identify the pangolin species on the spot during large seizures. Now pangolins are scaly anteater mammals of the order Pholidota. They have large protective keratin scales covering their skin. They are the only known mammals on earth to have this feature. And out of the 8 species of pangolin, इंडियन और चाइनीज पैंगोलिन भारत में पाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंडियन पैंगोलिन के बारे में आप देख लो, चाइनीज पैंगोलिन के बारे में भी थोड़ा सा देख लो। इंडियन पैंगोलिन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया एक्सेप्ट इन द एरिड रीजन, हाई हिमालयस एंड द नॉर्थ ईस्ट। इट ऑल्सो ऑकर्स इन बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, और उसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में भी इसे प्रोटेक्शन दी गई है। सिमिलरली अगर हम बात करें चाइनीज पैंगोलिन की, तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, उसके अलावा वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया में। ये भी अंडर शेड्यूल 1 प्रोटेक्टेड है, लेकिन इसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड नहीं है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इंडियन पैंगोलिन इंडेंजर्ड, चाइनीज पैंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड। देन उसके बाद आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल, इंडिया बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहा है इन द 3rd आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल मीटिंग, इस वजह से ये न्यूज़ में था दोस्तों। आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल बेसिकली ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आर्कटिक रीजन में रिसर्च और साथ ही साथ कोऑपरेशन
डिस्कस की जाती है, ठीक है। सो द फर्स्ट 2 आर्कटिक मिनिस्टीरियल मीटिंग्स दे वर हेल्ड इन यूएसए इन 2016 एंड जर्मनी इन 2018 एंड द थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल इट इज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय आइसलैंड एंड जापान, और ये पहली बार एशिया में हेल्ड किया जा रहा है, ठीक है। So the meeting is designed to provide opportunities to various stakeholders to enhance collective understanding of the Arctic region, और साथ ही साथ भाई किस तरीके से हम आर्कटिक रीजन में सस्टेनेबल एक्टिविटी कर सकते हैं। आप थीम भी देख सकते हो, नॉलेज फॉर अ सस्टेनेबल आर्कटिक, ठीक है। एंड आई होप आप सभी ने आर्कटिक काउंसिल के बारे में भी पढ़ा होगा। आर्कटिक काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1996 बाय द ओटावा डिक्लेरेशन, ताकि आर्कटिक स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, इंटरेक्शन को प्रमोट किया जा सके। इसके मेंबर्स आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। इसके मेंबर्स हैं कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड द यूएस। भारत को 2013 से इसका ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। उसके अलावा और जो कंट्रीज हैं जिन्हें ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जापान, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, स्पेन, नीदरलैंड, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। इज दैट क्लियर? नाउ इंडिया की एंगेजमेंट की अगर हम बात करें, इंडियाज एंगेजमेंट विद द आर्कटिक इट डेट्स बैक टू 1920, जब पेरिस में सॉल्बर्ट ट्रीटी साइन की गई थी। नाउ जुलाई 2008 से आर्कटिक में जो हिमाद्री स्टेशन है उसमें इंडिया का, बेसिकली आपको पता ही है, इंडिया का परमानेंट रिसर्च स्टेशन है आर्कटिक में, जिसे हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इन द रिसर्च, इन द यू कैन से इन वेरियस एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन द आर्कटिक रीजन। और हमने एक मल्टी सेंसर ऑब्जर्वेटरी भी डिप्लॉय की है, इंड आर्क, है ना। एंड द रिसर्च इज कोऑर्डिनेटेड बाय द NCPOR, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आता है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, सिचुएटेड इन गोवा। तो ये देखो बात क्या होती है ना कि यहाँ पे आर्कटिक रीजन से रिलेटेड एक मिनिस्टीरियल मीटिंग हो रही है। तो इस मीटिंग में भारत हिस्सा ले रहा है, तो आपको आर्कटिक रीजन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, आर्कटिक काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए, उसके मेंबर्स कौन है पता होना चाहिए, इंडिया का क्या रोल है पता होना चाहिए। जब आप इंडिया का रोल पढ़ोगे तो आपके सामने 2-3 चीजें आएंगी, जैसे कि हिमाद्री आएगा, इंड आर्क आएगा, NCPOR आएगा। नाउ आपको इनके बारे में भी पढ़ना है। ओके, ये होता है डिगिंग डीप इनटू द डिटेल्स। जब भी आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स पढ़ते हो, अगर आप सोचो कि मैं बस ऊपर से चीजों को पढ़ लूं तो नहीं होगा। आप पढ़ते चले जाओगे, चीजें सामने आती जाएंगी, फिर आपको उसके बारे में भी पढ़ना होता है व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन थोड़ा सा टफ हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि डिटेल में जाना नहीं चाहते, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। यहाँ पे 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी कि 2DG, ये न्यूज में इसलिए था बिकॉज DRDO ने एंटी कोविड ड्रग डेवलप किया है जिसका नाम है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ओके। और इसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव कर दिया है। तो ये एक एंटी कोविड ओरल ड्रग है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलीड साइंसेस, जो कि DRDO का लैब है, इन कोलैबोरेशन विद डॉक्टर रेड्डीज laboratory. Okay, it comes in powder form in the sachet. It is taken orally by dissolving the powder in the water. तो पढ़ो इसके बारे में भी थोड़ा सा। The drug accumulates in the virus infected cells. It prevents virus growth by stopping viral synthesis and energy production. The selective accumulation of the drug in virally infected cells makes this drug unique. और साथ ही साथ जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट हैं उनकी फास्टर रिकवरी में ये काम आता है। ऑक्सीजन पे जो डिपेंडेंसी है उसे भी थोड़ा सा ये रिड्यूस करता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, द डेब्रीज फ्रॉम अ चाइनीज लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट मेड एन अनकंट्रोल्ड री एंट्री इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड इट फेल इनटू द वाटर्स ऑफ द इंडियन ओशन वेस्ट ऑफ द मालदीव्स। ओके, ये चाइना का लार्जेस्ट रॉकेट है जो कि 2021 में अप्रैल में लॉन्च किया गया था फॉर पुटिंग इनटू ऑर्बिट अ कोर मॉड्यूल जिसका नाम है टियानहे, ठीक है। सो इट इज वन ऑफ द कोर मॉड्यूल्स ऑफ चाइनाज परमानेंट स्पेस स्टेशन टियांगोंग स्पेस स्टेशन एंड इट विल ओनली बी द सेकेंड आफ्टर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसका लाइफ स्पैन कितना होगा 10 years, लेकिन ये 15 साल तक भी लास्ट कर सकता है, ठीक है। नाउ व्हाई डिड री एंट्री ऑफ लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट रेज कंसर्न? Now, when a rocket is launched, its discarded booster stages re-enter the atmosphere soon after liftoff.
then they harmlessly fall into the ocean as a standard practice. However, in this case, a large part of the rocket went into the orbit with the section of the under construction space station that it was carrying. Now, while in orbit, this vehicle kept rubbing against the air at the top of the atmosphere, and the resulting friction caused it to start losing the altitude. It resulted in the Long March 5B rocket's uncontrolled re-entry back to the Earth's inevitable. ठीक है. Now it is the fourth largest uncontrolled re-entry of debris into the atmosphere. 2021 मार्च में SpaceX रॉकेट स्टेज ने भी एक इसी तरीके की अनकंट्रोल्ड लैंडिंग की थी ऑन अ फार्म इन द यूएस. ठीक है. 1979 में when the NASA space station Skylab was brought down, some debris ended up in Australia, leading to an apology from the then US president. तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, उतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं भी इसको उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा. देन वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO ने क्लासिफाई किया है B1617, जो कि भारत में पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था 2020 में. इसे एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्लासिफाई किया है. वायरस के वेरिएंट्स जो हैं बेसिकली आपको पता ही है कोविड के किस तरीके के वेरिएंट्स आ रहे हैं. वेरिएंट्स मतलब कि अलग अलग म्यूटेशंस. ठीक है. तो यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन वेरिएंट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है. पहला है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, VOI. ठीक है. तो ये सारे एट्रीब्यूट्स के बाद किसी भी वेरिएंट को VOI क्लासिफाई किया जाता है. जैसा कि आप देख सकते हैं, एसोसिएटेड विद चेंजेस टू रिसेप्टर बाइंडिंग, रिड्यूस्ड न्यूट्रलाइजेशन बाय एंटीबॉडीज जनरेटेड अगेंस्ट प्रीवियस इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, रिड्यूस्ड एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट्स, पोटेंशियल डायग्नोस्टिक इम्पैक्ट, अ प्रेडिक्टेड इंक्रीज इन ट्रांसमिसिबिलिटी और डिजीज सिवियरिटी. ठीक है. देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न की, अ वेरिएंट इज क्लासिफाइड एज वेरिएंट ऑफ कंसर्न इफ देयर इज एनी एविडेंस ऑफ इंक्रीज इन ट्रांसमिसिबिलिटी, मोर सीवियर डिजीज. जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई अगर कोई नया वेरिएंट आया है, उससे लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं, उससे अगर ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, तो वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न होगा. देन उसके बाद सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन न्यूट्रलाइजेशन बाय एंटीबॉडीज जनरेटेड ड्यूरिंग प्रीवियस इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन. मतलब एक ऐसा वेरिएंट जो कि वैक्सीनेशन के ऊपर भी उसका मतलब कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन भी उसे रोक नहीं पा रहा, वैक्सीनेशन भी उसे न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा. ठीक है. रिड्यूस्ड इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट और वैक्सीन्स और डायग्नोस्टिक डिटेक्शन फेलियर्स. द मोस्ट फ्रीक्वेंट वेरिएंट ऑफ कंसर्न नेम्ड बाय WHO बाय देयर ज्योग्राफी ऑफ ओरिजिन आर. ये सारे इनके इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए. एग्जाम में अगर ये आ गया कि B.1.617 सीन इन द न्यूज, ये क्या था, तो ये कोई रॉकेट का नाम नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए. Got the point? देन उसके बाद नेचर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड रिपोर्ट, IUCN ने रिलीज की है ये रिपोर्ट जिसका नाम है नेचर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन. ठीक है. सो द रिपोर्ट फोकसेस ऑन कॉम्प्लेक्स रिलेशन बिटवीन नेचर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट. ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है उसमें नेचर कंजर्वेशन भी तो आए. सारी डेवलपमेंट का ध्यान हम देते हैं, नेचर कंजर्वेशन पे हमारा फोकस कभी नहीं होता, एंड दैट इज द रीजन कि इस पे यहाँ पे चर्चा की गई है. ओके. आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैव न्यूमरस नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन नेचर. कहीं ना कहीं डायरेक्ट किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉर फूड एंड ट्रेड, degradation of ecosystem both as a tactic and as a consequence of war, disruption of conservation through attacks on protected area staff and other conservationists. भाई कहीं पे भी लड़ाई हो रही है तो उस समय तो फिर देखा ही नहीं जाता ना, उस समय नेचर कंजर्वेशन कौन सोचता है, उस समय तो बस एक दूसरे को मारने पीटने में लगे रहते हैं. तो IUCN अपनी इस रिपोर्ट में यही दिखाना चाहता है कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से लोगों की जान जाती है, ये सारी चीजें दुर्गति होती है, वो तो है ही है, लेकिन नेचर में भी उसके बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं. और यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल्स. 1994 में रवांडा में जो वॉर हुआ था, 90% ऑफ द लार्ज मैमल्स इन द एकेगेरा नेशनल पार्क उनकी किलिंग की गई थी फूड के लिए या फिर ट्रेड के लिए. ठीक है. वियतनाम वॉर, कहीं ना कहीं वियतनाम वॉर की वजह से जावा राइनोसोरस की एक्सटिंक्शन जो है वो एक्सिलरेट हो गई, वो जल्दी एक्सटिंक्ट हो गए. फर्दर द रिपोर्ट हैज आल्सो फाउंड दैट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स आर पर्टिकुलरली प्रिवेलेंट इन सम ऑफ द मोर डाइवर्स बायोडाइवर्स रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. मोरओवर सिविल अनरेस्ट एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस दे पोज अ रिस्क टू मोर देन 200 endangered species. It includes even the iconic species जैसे कि critically endangered eastern gorilla. However, conflicts were less frequent within the boundaries of the natural reserves and other protected areas. Recommendations क्या क्या हैं? Recommendations हैं जैसे कि नेचुरल रिसोर्स गवर्नेंस को स्ट्रेंथन किया जाए. देन उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी,
लोगों के इंडिजिनियस पीपल्स के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाए, ये सारे कुछ कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। देन उसके बाद माउंट साइनाबंग, ठीक है। सो इंडोनेशिया का ये जो माउंट साइनाबंग है, इट हैज इरप्टेड releasing a massive column of volcanic ash and smoke up to 3 kilometer into the sky. This is the reason ये न्यूज में था। Okay, it is located in North Sumatra in Indonesia. It is among more than 130 active volcanoes in Indonesia, and it was dormant for 400 years before exploding in 2010. It exploded again in 2014 and 2016. तो ये तो आपको पता ही है, रिंग ऑफ फायर के बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा। Okay, it is also referred to as the Circum-Pacific Belt. It is a path along the Pacific Ocean. It is characterized by active volcanoes, frequent earthquakes. It traces boundaries between several tectonic plates, including Pacific, Cocos, Indian, Australian, Nazca, North American, Philippines plates. Significance की अगर मैं बात करूँ, 75% of Earth volcanoes, that is more than 450 volcanoes, are located along the Ring of Fire. 90% of Earth's earthquakes occur along its path. तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप देख सकते हो, सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा घातक मतलब पाथ है। द अबेंडेंस ऑफ वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स अलोंग द रिंग ऑफ फायर इज ड्यू टू द फ्रिक्वेंट मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इन द एरिया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भैया क्यों इस रीजन में इतने ज़्यादा वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स और ये सारी चीज़ें ऑकर होती हैं। ई संजीवनी ओपीडी. So ex-defense doctors will also now provide online consultation on e-Sanjeevani OPD to the needy patients in Rajasthan, और बाद में इसे बाकी राज्यों में भी एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोविड के बाद से ऑनलाइन टेलीमेडिसिन जो है उसकी कहीं ना कहीं संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग भी आपको करना है और आप चाहते हो कि घर बैठे अगर डॉक्टर से कंसल्ट हो जाए तो उससे बेटर तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो ई संजीवनी इसी तरीके का एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री का, और बेसिकली द प्लेटफॉर्म हैज़ इनेबल्ड 2 टाइप्स ऑफ टेलीमेडिसिन सर्विसेज। कौन कौन सी? फर्स्ट, इट इज़ अ डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन सिस्टम बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस Center program. It seeks to connect all 150,000 HWCs using the hub and spoke model by December 22. It was launched amid the COVID-19 pandemic to enable patient-to-door teleconsultation. eICU प्लेटफॉर्म, बेसिकली eICU प्लेटफॉर्म भी संजीवनी प्लेटफॉर्म द्वारा ही लॉन्च किया गया है और इसे डेवलप किया गया है बाय द मेडिकल ब्रांच ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ इन कोऑर्डिनेशन विद द CDAC मोहाली। Okay, it will help the medical officers to get the real-time consultations from specialist doctors in managing their patients. आगे चलते हैं क्रेडिट रेटिंग की तरफ। Standard and Poor's Global Credit Ratings has organized a webinar titled "What a Drawn-Out Second COVID Wave Means for India." Now, during that, S&P clarified that the pandemic won't impact the BBB rating of India for 2 years. ठीक है, सो कहीं ना कहीं क्रेडिट रेटिंग नुकसान तो होगा ही उसे, बिकॉज इकोनॉमी हमारी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो रही है पैंडेमिक की वजह से। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने बोल दिया है कि भाई 2 साल तक ये जो रेटिंग है BBB की, उस पर पैंडेमिक का कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो क्या आउटकम्स हैं इस पर्टिकुलर वेबिनार की? एन इंक्रीज इन द कोविड केसेस could threaten the strong economic recovery, ये तो सभी को पता है। India's GDP, it would decrease to 9.8% under a moderate scenario, 8.2% under a severe scenario. It is in comparison with the baseline forecast of 11% growth for the period. India's sovereign rating will remain unchanged at the current level of BBB for the next 2 years. But the pandemic will impact household consumption because of increase in COVID-19 cases, limited healthcare system capacity, localized lockdowns, etc. The second COVID-19 wave will not have any major impact on the government's fiscal position in a moderate downside scenario, but there could be upside pressure on the fiscal deficit as the revenue generation would be weaker. ओके, क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? क्रेडिट रेटिंग इज अ क्वांटिफाइड असेसमेंट ऑफ द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ बोरोवर। आपने किसी से पैसा लिया है तो आप उसको वापस करोगे, उसकी क्या अश्योरिटी है। ओके, जितने ज़्यादा सामने वाला बेसिकली जल्दी पैसा वापस करेगा उतनी अच्छी उसकी क्रेडिट रेटिंग होगी, ठीक है। सो अ क्रेडिट रेटिंग कैन बी असाइंड टू एन एंटिटी दैट सीक्स टू बोरो मनी। इट कैन बी एन इंडिविजुअल ऑल्सो, कॉर्पोरेशन ऑल्सो, सोवरेन गवर्नमेंट ऑल्सो, स्टेट ऑल्सो, ठीक है। 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं ग्लोबली, मूडीज, S&P, फिच, ओके। और रही बात इंडिया में, तो इंडिया की जो
क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं अंडर सेबी, क्रिसिल, इक्रा केयर, फिच इंडिया। ओके, और किसी भी कंट्री की अगर क्रेडिट रेटिंग हाईएस्ट है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब इन्वेस्टर के ऊपर भी, इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस आता है ना कि भाई हाँ, मैं इस देश में अगर पैसा लगाऊंगा तो वो डूबेगा नहीं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, उसे भी लगता है। ठीक है, चलिए, नेशनल बैम्बू मिशन। National Bamboo Mission has launched an management information system based reporting platform for strengthening the domestic agarbatti industry. Okay, so management information system has been launched to help collate data on agarbatti stick production, the location of stick making units, availability of raw material, functioning of the units production capacity, marketing among others. अगर मैं बात करूँ इस नेशनल बैम्बू मिशन की, तो इसे इनिशियली स्टार्ट किया गया था एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इन 2006-07. इट वाज लेटर सबस्यूम्ड अंडर द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ड्यूरिंग 2014-15 एंड कंटिन्यूड टिल 2015-16. और फिर इसे रीस्ट्रक्चर किया गया और 2018-19 में एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, टू इंक्रीज द एरिया अंडर बैम्बू प्लांटेशन इन नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट लैंड्स, then to improve post harvest management through the establishment of innovative primary processing units. These units were particularly located near the source of production, primary treatment, seasoning plants, market infrastructure, etc. to rejuvenate the underdeveloped bamboo industry in India and to promote skill development, capacity building, awareness generation, etc. So कुल मिला के बैम्बू सेक्टर का प्रॉपर डेवलपमेंट हो, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, यही इसका मेन एम है। नथिंग टू एक्सप्लेन हियर, ये बहुत आसान है ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं समझना, देर इज नथिंग रॉकेट साइंस इन दैट। ओके, चलिए, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड, ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि IREDA, उसे ये अवार्ड दिया गया है। और द ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 1925 में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा लॉन्च किया गया था। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक प्रीमियर बॉडी है ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। Okay, the award has been conferred to the IREDA for being the leading public institution and financing institution for renewable energy. अगर हम IREDA की बात करें, ये एक मिनी रत्ना इंटरप्राइज है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। It promotes, develops, extends financial assistance for setting up projects relating to new and renewable sources of energy. It comes under the administrative control of the Ministry of New and Renewable Energy. ठीक है, IREDA, it has been notified as a public financial institution under Companies Act. It is registered as a NBFC with RBI. ठीक है, so IREDA का मोटो है एनर्जी फॉर एवर। Bonda tribe. Now, as many as 21 tribal across 8 PVTGs in Odisha have tested COVID positive, जिसमें 2 व्यक्ति बोंडा ट्राइब के थे और इस वजह से ये न्यूज में था। ओके, सो बोंडा ट्राइब्स बेसिकली इट इज वन ऑफ द 13 PVTGs जो कि ओडिशा में पाए जाते हैं। PVTGs क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ओके, एंड बोंडा ट्राइब्स, दे आर मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक ट्राइब्स। दे आर बिलीव टू बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन आउट ऑफ अफ्रीका अबाउट 60,000 years ago. They are the first forest settlers in India. Okay, they have retained their identity and culture despite external interventions over the years. They are primarily forest dwellers. They perform hunting and foraging for food in the wild. The women, they prefer to marry men who are younger by at least 5 to 10 years, and basically they continue to speak in the language Remo. It comes under the Austro-Asiatic language belonging to the Mundari group. A Tianwen-1 mission. Okay, China successfully lands the Zhurong rover from the Tianwen-1 mission on Mars. Specifically, it has landed on the Utopia Planitia, a large plane in the northern hemisphere of Mars. Okay, so ये जो Zhurong rover है, इसका नाम रखा गया है after an ancient Chinese god of fire, which will explore the Mars surface near the landing site. और इसका अगर हम सिग्निफिकेंस देखें, सक्सेसफुल लैंडिंग अगर होती है, विद द सक्सेसफुल लैंडिंग चाइना जो है तीसरा नेशन बन जाएगा टू अचीव अ सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मार्स, सोवियत यूनियन और यूएस के बाद। Okay, further with the successful deployment of the rover on Mars, China becomes the only second country after the US to send a rover to the surface of Mars. China has also become the first country to carry out an orbiting landing and roving operation during its first mission to Mars. Okay, now Tianwen-1 mission की अगर हम बात करें, it's an interplanetary mission by the China National Space Administration. It aims to send a robotic spacecraft to Mars consisting of an orbit, deployable camera, lander and the Zhurong rover, और इसे लॉन्च किया गया था 2020 जुलाई में।
अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव सिंपल है, टू स्टडी द जियोलॉजी ऑफ मार्स, करंट एंड पास्ट प्रेजेंस ऑफ वाटर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लैनेट। ओके, तो दोस्तों आज का ये सेशन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट्स हो, डू लेट मी नो, एंड साथ ही साथ बताएं आपको कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा।